बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक आपका हमारे चैनल एजू सीकर पर। आपसे बात हो रही थी, थैंक यू। आपने बताया कि बहुत आपने भी मुशक्क़त की है, मेहनत की है, जेआरएफ फिर जाकर आपके हाथ में आया है। ठीक है, तो कैसा लग रहा है जी जेआरएफ निकाल कर? फाइनली एक रिलीफ सर, लग रहा बहुत होगा। खुशी हुई है। जी सर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था जब मेरा रिजल्ट आया तो, अच्छा। क्योंकि लगातार मैं 3-4 बार से प्रयास कर रहा था सर, वो कुछ नंबर से छूट जा रहा था यार। ओके। लेकिन सर इस बार जब निकला तो बहुत खुशी हुई कि आखिर इतने दिनों की मेहनत रंग लाई। ठीक है, ये आपका कितना अटेम्प्ट था जिसमें आपका जेआरएफ हुआ? सर ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था। मैंने जी सर, तो जब कोविड के टाइम पे जब इन लोगों ने कंबाइन कर दिया था, जिसमें 6 मंथ्स पे ना लेकर ईयरली लेते थे, तो मैंने अपने मेरे जो मास्टर्स था उसके थर्ड सेमेस्टर से देना एग्जाम ये स्टार्ट किया था। फिर मैंने दिसंबर और जून कंबाइंड 2022 वाला निकाला था। फिर इसके बाद से जितने होते आ रहे हैं वो सब मैंने नेट में अपीयर हुआ था, और सब में नेट निकला था, लेकिन जीआरएफ कुछ इस नंबर से छूट जाता था। तो सर फाइनली इस बार जाके जीआरएफ हुआ है। मतलब आपके साथ वो हुआ कि पहले जो स्टूडेंट कह रहे थे कि एग्ज़ाम ठीक ठाक इजी ही आ रहा है, उसमें नेट हो रहा था, जब स्टूडेंट कह रहे हैं एग्ज़ाम इस बार बहुत जी डिफिकल्ट आया, आपका उसमें जेआरएफ हो गया। सर, ठीक। वो होता है ना कि सर प्रैक्टिस करते करते फिर नॉलेज गेन होती जाती है। जी जी। फिर आइडिया लगता जाता है कि किस टाइप का एग्जाम आता है, वो एक्सपीरियंस से। तो सर तो वही इस बार शायद वही मेहनत काम आई। बिल्कुल वही दिख रहा है। तो ये इस इंटरव्यू सेशन में ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पता क्या होने वाली है स्टूडेंट्स के लिए? प्रेपरेशन स्ट्रेटजी तो चलो आप सारी चीज़ें बताओगे, ये इतनी सारी अटैम्प्ट में जी इंसान कैसे मोटिवेट रहता है, एक स्टूडेंट कैसे मोटिवेट रहता है? बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है, दिमाग में चल रही होती है, उसे आसपास के लोग जेआरएफ निकाल रहे होते हैं, उसके फ्रेंड्स निकाल रहे होते हैं, तो हमेशा वो बार बार जब रिजल्ट आता है डीमोटिवेट होता रहता है। इस बार तो एग्ज़ाम भी 1.5 साल में 4 बार होने जा रहे हैं, तो हर बार ही वो होता रहेगा, तो जी कैसे वो अपने आप को मोटिवेट रखे, वो आप बहुत ही हेल्प करोगे स्टूडेंट्स की। तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स को कहूँगा कि ये इंटरव्यू आपका खास करके बहुत ध्यान से देखें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा हमें अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बता दो, कहाँ कहाँ से पढ़े हो, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पॉलिटिकल साइंस के साथ कैसे आपके लिंक है, कितना आप पहले से फेमिलियर थे इस सब्जेक्ट के बारे में? तो सर मैंने अपना ग्रेजुएशन श्री अरबिंदो कॉलेज से किया है, डीयू से। और फिर उसके बाद देन आफ्टर मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया एंट्रेंस से, क्योंकि मेरा बीए प्रोग्राम था, तो मैं डीयूटी का एग्जाम दे के मास्टर्स में मैंने वो एंटर हुआ। और फिर मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ। फिर मैंने मास्टर्स के थर्ड सेमेस्टर से ही नेट वाला एग्जाम देना स्टार्ट कर दिया था। तो फाइनली वैसे करके फिर मेरा नेट क्लियर हुआ, और उसके बाद फिर अभी नेट 3 टाइम्स दिया था। 3 टाइम्स जितनी बार मैंने एग्जाम दिया नेट पर क्लियर हुआ है। ये फोर्थ अटेम्प्ट था, और इसमें मेरा जेआरएफ हुआ है। तो फिर उसके बाद से अब मैं आगे प्रिपेयर कर रहा हूँ कि पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए जेएनयू या डीयू वगैरह किसी अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जिससे मैं और जाके अपने आगे फील्ड में इसमें अपने टॉपिक पर रिसर्च कर सकूँ। और सर पॉलिटिकल साइंस स्टार्टिंग से ही मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने इसमें सोचा कि पहले वो ग्रेजुएशन के बाद सर मैंने इसमें मास्टर्स करने की सोची। फिर उसके बाद फिर और इंटरेस्ट आते गया मुझे पढ़ने में, पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में मजा आता है। तो फिर इसलिए मैंने फर्दर हायर स्टडीज के लिए सोचा कि पीएचडी करने का इस सब्जेक्ट में, जो कि मेरे अकॉर्डिंग मेरे लिए अच्छा रहेगा। जी जी, हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप अपनी पीएचडी में जल्दी जल्दी एनरोल कराएं और जेआरएफ को अवेल थैंक यू कराएं। सर। और जब आपके सबसे जी पहले अकाउंट में पैसे आएंगे तो वो खुशी और भी ज़्यादा बढ़कर होगी अपनी जब आते हैं। ठीक है, तो चलिए ऑल द बेस्ट जी उसके लिए। अब हम जो जानना चाहते हैं थैंक यू सबसे सर। इम्पोर्टेंट चीज़ कि वो स्टडी मटेरियल और रिसोर्सेज कहाँ कहाँ से पढ़े थे, अगर यूनिट वाइज बता सको तो और भी अच्छा है। सर मैंने तो पहले ये जो यूजीसी नेट का सर सिलेबस होता है, वो तो मोस्टली कहीं ना कहीं एक तरीके से मास्टर्स के सिलेबस से पॉलिटिकल साइंस से मैच करता है। तो जी। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर मास्टर्स का सिलेबस भी अगर कम्प्लीटली अगर अच्छे से पढ़ा होगा, तो सर ऐसा होता है कि 5-10 क्वेश्चन तो लगभग लगभग उससे आप मैच होते ही हैं, जो आपके मास्टर्स के सिलेबस में होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग, और फिर सर मैंने जब ये स्टार्ट किया था, तो मैंने सबसे पहले इसका सिलेबस देखा था कि यूजीसी नेट का क्या क्या सिलेबस है। पहले पेपर 1 का देखा था सर, फिर पेपर 2 का देखा था। तो वो यूनिट वाइज में करने का मैंने कोशिश की। और जैसे जैसे मैंने एक चार्ट बनाया, और उसके बाद फिर एक एक यूनिट करके मैंने सीक्वेंस वाइज उसको प्रिपरेशन करना उसका स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मैं एक एक यूनिट खत्म करते गया, फिर लास्ट में जाके सब यूनिट से जो जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे, उसके बाद से सर उसका रिवीजन वगैरह करता था। साथ ही में सर अगर नोट्स की बात करें, तो मैंने आपके वीडियोस देखे थे पेपर 2 के लिए, तो सर जो कि बहुत यूजफुल थे, क्योंकि आपने भी जो प्लेलिस्ट बनाई है, जो उसकी जो प्रिपरेशन की बनाई है, जो तो वो भी सर यूनिट वाइज है। तो वो और उसके वो वीडियोस, आपके वीडियोस देखने में और सिलेबस में देखने से कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था, वो सेम टू सेम उसी तरीके से, जिससे मुझे और आसानी हुई।
और फिर मैंने सर आपके वीडियोस देख देख के ही जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट यूनिट है जिसमें आपने कबीर वगैरह के बारे में पढ़ाया है, फिर उसके उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने नोट्स बनाए थे, अर्थशास्त्र वगैरह जिसमें आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसके अकॉर्डिंग मैंने बुलेट पॉइंट्स बनाए थे और उससे फिर जाकर मैंने यूनिट सेकंड के लिए प्रिपेयर किया था, जो कि मुझे बहुत यूजफुल रहा, क्योंकि सर जो वीडियोस थे आपके उसमें कोई कोई क्वेश्चन तो ऐसे थे जो आपने बताए हैं और वो सीधे सीधे डायरेक्टली वैसे वैसे क्वेश्चन सेम टू सेम वही आ गए हैं, जी जी। तो जो बहुत यूजफुल रहा। इसमें आप ये बता सकते हो लाइक स्टूडेंट अगर जानना चाहते कि यूनिट 1 पॉलिटिकल थ्योरी का कहाँ कहाँ से पढ़ा, कौन सी बुक थी, कौन सी वीडियोस थी, तो यूनिट वाइज एक एक करके समझते जाते हैं। जी सर, जैसे पॉलिटिकल थ्योरी के लिए नोट्स सर जो ओपी गाबा की बुक है, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, वो तो सर एक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, वो जो भी अगर पॉलिटिकल साइंस में अगर उसकी प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको ये पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक है। फिर उसके बाद सर पॉलिटिकल थ्योरी उससे हो सकता है, फिर अगर आपके नोट्स हो जैसे कि यूट्यूब के वीडियोस भी आपके जो आपने एक थिंकर्स के बारे में एक्सप्लेन किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उससे भी मुझे वो मिला, फायदा मिला। फिर उसके बाद से सर जो मेरे ग्रेजुएशन के भी नोट्स थे उससे भी मैंने अपने 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 वीडियोस वगैरह से भी देख के और फिर जो मेरे नोट्स बनाए थे उससे भी मैंने कंपाइल करके अपना एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की। फिर उसके बाद सर यूनिट 2 में जैसे कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए भी सर ओपी कावे की बुक आती है जो मैंने खरीदी थी, और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और इंडियन पॉलिटिकल थॉट दोनों दोनों सर मैंने ओपी कावे से प्रिपेयर किया था। सो मतलब पहले और मोटा फिर मोटी एक समझे कि 3 यूनिट आपने ओपी गाबा से ही पढ़ लिए, तीनों उनकी बुक्स आती है, जी जी, पॉलिटिकल थ्योरी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और बेसिक इंडियन बेस, पॉलिटिकल थॉट, बेसिक वहाँ से सारे कवर कर लिए जी आपने। सर, ठीक है। हाँ ये बुक थी सर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की ओपी कावे की, यस से यस मैंने राइट। प्रिपेयर किया था। ओके। और फिर सर उसी तरीके से फिर मैंने इंडियन पॉलिटिकल थॉट भी किया था, और क्योंकि मास्टर्स में भी हम लोग के कवर किया गया था थिंकर्स को, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स लाइक दयानंद सरस्वती वगैरह ये सब के बारे में पढ़ाया गया था, तो उससे भी काफी फायदा हुआ विवेकानंद वगैरह के बारे में। और कंपैरेटिव और सर फिर पॉलिटिक्स उसके को आप। बाद जी सर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए सर मेरे एक उसकी आर एस एक जेएनयू के एंट्रेंस की बुक थी मेरे पास। आईआर आपने फिर कहाँ से पढ़ा यूनिट 5 के लिए। जी सर आईआर का जैसे कि मेरे ग्रेजुएशन के जो मैंने बुक वगैरह खरीदी थी, वीपी मेहता की एक बुक आती है सर, वो उससे भी पढ़ा है, और फिर एंड्रयू हैविट की भी बुक है उससे भी पढ़ा है, ग्लोबल पॉलिटिक्स करके है, उससे थोड़ा आईआर प्रिपेयर किया। उसके बाद सर वीडियोस है, वीडियोस से भी मैंने प्रिपेयर किया है, आपके वीडियोस भी देखे हैं, जो जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं लाइक आईआर में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सब, पावर शिफ्टिंग वगैरह। फिर मेरा मास्टर्स में भी जो मेरा फोर्थ सेमेस्टर था उसमें आईआर सब्जेक्ट था एक, तो सर उससे भी काफी हेल्पफुल हुआ वो भी। एंड अदर यूनिट्स इंडियन फॉरेन पॉलिसी। जी सर इंडियन फॉरेन पॉलिसी ये सब के लिए मैंने सर वीडियोस का ज्यादा यूज किया था, क्योंकि मुझे लगे थे कि सर वीडियोस क्योंकि बुक इतनी जल्दी कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सब की फॉरेन पॉलिसी वगैरह की बुक काफी लेंथी हो जाती है, जिसके लिए मेरे पास टाइम भी नहीं था, क्योंकि मैं साथ साथ यूपीएससी की भी प्रिपरेशन भी कर रहा था, तो मुझे इसके लिए मुश्किल से एक महीना, या क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम खत्म होता है उसके जस्ट बाद ही वाला एग्जाम था। तो और इंडियन पॉलिटी आपने कहाँ से पढ़ा। जी इंडियन पॉलिटी के लिए तो लक्ष्मीकांत लक्ष्मीकांत ऑल ऑफ ऑफ द कोर्स सब बहुत फेवरेट। पढ़ते हैं, ठीक है। एंड पब्लिक जी एडमिनिस्ट्रेशन भी लक्ष्मीकांत से। जी सर उसमें एक लक्ष्मीकांत की बुक आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो उसके बाद स्टार्टिंग के चैप्टर्स के मैंने प्रिंट आउट निकलवाए थे, क्योंकि वो ओके। बुक मैंने नहीं खरीदी थी, स्टार्टिंग में उसके जो 5 चैप्टर्स बोलते थे इंपॉर्टेंट होते हैं वही, तो सर उसके वो निकाले थे। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सर आपके वीडियोस देखे थे, जो आपके वीडियोस है उसके मैंने पूरे प्रॉपर नोट्स बनाए थे, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा छूट रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था, और उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए मैंने सर आप ही के उससे पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पूरे ये नोट्स आप ही के वीडियो से बनाए हुए हैं, ठीक पब्लिक है। एडमिनिस्ट्रेशन के क्लासिकल थ्योरी क्रिटिसिज्म ऑफ गुलिक्स वगैरह के, ओके। इससे भी क्वेश्चन सर डायरेक्ट आए थे आपके वीडियो से, जो कि बहुत फायदा रहा। हाँ ये छोटा सा क्रैश कोर्स से 1 घंटे में कवर हो जाती है सारी वीडियोस। हाँ ये चैनल शुरू हुआ था तब भी मैंने बनाया था, तो काफ़ी पुरानी वीडियोस है, अभी भी जी स्टूडेंट्स से बहुत बेनिफिट जी लेते हैं। जी। तो सही है। तो एक यूनिट 8 यस के सर, साथ भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, तो उसको कवर किया था आपने या कैसे कवर किया था यूनिट 8 के लिए, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। पॉलिटिकल प्रोसेस का सर ऐसा है कि इसमें अवेयरनेस से भी क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि अगर डेली न्यूज़पेपर वगैरह ये सब कवर कर रहे हैं, और अगर आपको नॉर्मल अगर अंडरस्टैंडिंग है, इंटरेस्ट है आपको पॉलिटिकल साइंस में, तो मुझे नहीं लगता कि वो सब ज्यादा मतलब मुश्किल होगा किसी के लिए। तो मतलब फिर आपने अलग तो से सर उसको कवर वो नहीं किया, नॉलेज, जस्ट आप अपनी करंट अफेयर की नॉलेज जो न्यूज़पेपर वगैरह से मिल रही जी थी जी। उस पर ज़्यादा डिपेंड रहे। और गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के लिए स्टडी किया आपने, कहाँ से फोकस किया। गवर्नेंस के लिए सर मैंने जैसे यूपीएससी की मैं प्रिपरेशन करता था, तो मैंने कोचिंग जो ली थी नेक्स्ट आई से, तो उन्होंने जो नोट्स बनाए थे गवर्नेंस पे, क्योंकि ओके उसमें भी एक अलग सब्जेक्ट होता है गवर्नेंस का, ओके। तो वहां से मैंने प्रिपेयर किया। तो कैसे आप पढ़ते थे, लाइक इतने सारी बुक्स है, इतने सारे यूनिट्स है, स्टूडेंट्स को ये होता है कैसे पढ़े इतनी सारी बुक्स, इतने रिसोर्सेज। सर सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो उसका सिलेबस पहले अच्छे से देखें,
कि आप ये पता करें कि एग्जाम की डिमांड क्या है। फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग आप ये मत कीजिए कि हर चीज का चाहे कि अनसिस्टमेटिक नहीं होना चाहिए, मतलब आपको सिस्टमेटिक होना चाहिए। अगर आप एक टॉपिक खत्म कर रहे हैं तो पहले आप एक उसका चार्ट बनाइए, एक सिलेबस अगर कंप्लीट कर रहे हैं तो पहले यूनिट 1 यूनिट 2 में क्या क्या वो आ रहे हैं, ऐसे करके सीरीज वाइज में एक एक यूनिट करके खत्म करते गया। जैसे कि फर्स्ट वाला हुआ तो फर्स्ट वाले की मैंने पहले नोट्स से पढ़ाई की, फिर उसके बाद आपके जो जो उसमें वीडियोस थे उससे और एडिशन करते गया अपने नोट्स में। ओके ठीक है, तो आप मॉक टेस्ट वगैरह PYQ वगैरह कुछ करते थे सॉल्व अलॉन्ग विद जी स्टडिंग? सर, मैंने पीवाईक्यू सर, जो जैसे कि जो एंट्रेंस होता है एमए का मास्टर्स में, जैसे जेएनयू वगैरह का और जो डीयू वगैरह का, तो ये सब सर ऑनलाइन ये सब के पेपर्स मिल जाते हैं, तो मैं उससे प्रैक्टिस करता था। मैंने पर्टिकुलरली और यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने प्रिंट निकलवा के रखे थे, उससे भी प्रिपेयर करता था, ताकि एक आइडिया हो जाए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। और वो जैसे कि एक अगर एक कोई क्वेश्चन होता है किसी बुक में पूछा होता है, तो उसके जो ऑप्शंस होते हैं वो सब भी मैं साथ साथ में प्रिपेयर करते आता था, कि हो सके कि फ्यूचर में ये कहीं उससे पूछ लिया जाए। हम फाइनली उस चीज़ पे बात करते हैं जिसकी बात कर रहे थे वीडियो के शुरू में, कि 4 अटैम्प्ट जब आपने दिए, ठीक है, तो खुद को मोटिवेट भी रखा। तो जब स्टूडेंट डीमोटिवेट होने लगते, इतनी मोटिवेशन आप में कहाँ से आई कि मैं 4 अटैम्प्ट तक जा रहा हूँ? क्या आपने ये सोचा था ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट होगा, कि आपने तैयार कर रखा नहीं मैं अगली बार फिर से दूंगा, दिसंबर में भी दूंगा, अगली बार भी दूंगा? तो क्या मतलब माइंड सेट रहता है? सर वो स्टार्टिंग में लगता है कि क्योंकि मेरे फ्रेंड्स लोगों का बहुत लोगों का हो गया था जेआरएफ, और सबका हो जाता था, और मेरा हमेशा ऐसा हो रहा था कि कुछ कुछ नंबर से छूट रहा था, क्योंकि नेट निकल जा रहा था, कभी 4 नंबर से छूट रहा है, कभी 5 नंबर से छूट रहा है। तो मुझे ये तो उम्मीद थी कि कभी ना कभी होगा ही, बट ये नहीं पता था कि कब जाके होगा, क्योंकि दो हुए, पहले एक निकला, फिर दो में भी नहीं हुआ जेआरएफ, फिर तीसरे में भी नहीं हुआ जेआरएफ, फिर ये लास्ट में जाके फोर्थ में हुआ। तो यही है कि मोटिवेशन सर बना के रखना पड़ता है अंदर से, खुद पे यकीन रखना चाहिए कि नहीं मैं कर सकता हूँ। तो अगर आगे अगर आप खुद पे यकीन रखेंगे, और ये प्रोसेस ऐसा है कि सर आप ये मत सोचिए कि अगर आपका इस बार नहीं निकला है तो ये जो आपने जो प्रिपरेशन किया पूरी बर्बाद होती है। वो बर्बाद नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं जाके आपके नॉलेज को एनहेंस करती जाती है। अगर हुआ आपने अगर उस एग्जाम के टाइम पे जो पढ़ा हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि उसी एग्जाम में आए, अगर आप नेक्स्ट ईयर वाले एग्जाम में दे रहे हैं तो उसमें भी आपके बेनिफिशियल होता है। तो आप ये मत सोचिए कि अगर आपने 6 महीने की पढ़ाई की या 4 महीने की पढ़ाई की, अगर आपको इस बार नहीं निकला तो आपकी पढ़ाई बर्बाद हो गई। वो कहीं ना कहीं वो प्रोसेस होता है एक तरीके से, और वो बढ़ते 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 जाके कहीं ना कभी आपको उसका फल जरूर मिलेगा। तो दो चीज़ें यहाँ से सामने निकल कर आई जो आपने बात की ना। पहली चीज़ ये थी कि आपको पता चल गया था मैं एज पे हूँ, 2-4 नंबर ही रह रहे हैं, जी कभी ना सर। कभी तो ये निकल ही जाएगा। और दूसरा चीज़ है, आप पढ़ते वक्त जी इस तरह से मोटिवेट रहते थे, माइंडसेट ये है कि आपको पता है जो मैं पढ़ रहा हूँ ये मेरी नॉलेज बढ़ ही रही है, आज नहीं तो कहीं ना कहीं पर जी कल ये काम आ ही जाएगी। तो ये आपको मोटिवेट रखती है चीज़ें। सही है, चलो ठीक है। तो जी सर। एस्पिरेंट्स के लिए क्या टिप्स है आपके लिए, क्या कहना चाहते हो उन्हें? लाइक दिसंबर में वो एग्ज़ाम में अपेयर होना चाहते हैं, तो किन किन बातों का वो ध्यान रखें, या कौन सी गलतियाँ जो वो ना करें? क्या एडवाइजेस है उनके लिए? जी सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जो भी मतलब पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको आप ऐसे मतलब नॉर्मली कुछ भी जाके सीधे बुक उठा के पढ़ने मतलब जाइए। आप पहले उसका टाइम टेबल बनाइए, रूटीन बनाइए, सिस्टमैटिक करिए चीजों को। जैसे आपको यूनिट खत्म करना है तो यूनिट वाइज आप एक टारगेट सेट करिए, उस यूनिट के हिसाब से आप यूनिट यूनिट खत्म करते जाइए। जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप रिवीजन स्टार्ट करिए, उसके बाद आप मॉक टेस्ट आपको अगर करना हो तो कर सकते हैं, आप प्रीवियस क्वेश्चन देख सकते हैं, और भी जो बहुत तरीके के जो ऑनलाइन टेस्ट वगैरह होते हैं वो सब देख सकते हैं। तो आप कोई भी चीज को अगर सिस्टमेटिक करते जाएंगे तो आपको भी अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपको में भी कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैंने इतनी इतनी यूनिट कवर की है, तो मैं ये पेपर में अगर इस यूनिट से अगर क्वेश्चन आता है तो मैं उसको सॉल्व कर पाऊंगा। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप अगर डिमोटिवेट भी होते हैं तो ऐसा मत सोचिए, आप पढ़ते रहिए, आपका मैंने जैसे कि बताया कि आपका नॉलेज वेस्ट नहीं होगा, और इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम होगा ही। तो अगर, और ये भी है कि अगर आप कोई भी चीज को अगर लगन से करेंगे तो उसका कभी ना कभी तो फल मिलेगा ही। जैसे कि मैंने भी 3 बार दिया, मुझे भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेरा छूट जा रहा है, छूट जा रहा है। तो आप कैसे उस चीजों में जो आपका पहले से नॉलेज है उसको कैसे इनहेंस कर सकते हैं। अगर आपका एक टॉपिक में अगर उस यूनिट में अच्छा नहीं आ रहा है मार्क्स, तो आप प्रयास कीजिए कि अगर नेक्स्ट टाइम है उसमें अगर अच्छे नंबर आए। अगर आपका यूनिट 1 में नंबर अच्छा नहीं, अगर आपका पेपर 1 में नंबर अगर अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो आप पेपर 1 की तैयारी कीजिए अच्छे से, पेपर 2 पे भी अगर आप देना चाहते हैं फोकस दीजिए। लेकिन आप अपना वीक पॉइंट ढूंढिए कि कहाँ आपको दिक्कत हो रही है, और फिर उसको एनहेंस करते जाइए, तो वो जरूर आगे चल के आपका फायदा होगा उससे। फाइनली अभिषेक, जब स्टूडेंट एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचते हैं ना, तो वहाँ पर भी बहुत दिक्कतें आती हैं उन्हें। प्रेशर में उन्हें एग्ज़ाम जी देना सर। होता है क्योंकि टाइम कम होता है, टेक्निकल ग्लिच कुछ को देखने लगते हैं, मतलब सिस्टम काम नहीं कर रहा है, ऐसी चीज़ें होती है। या सेंटर में जो स्टाफ है वो कोऑपरेटिव नहीं, ये अलग चीज़ें होती है, ये अलग ही प्रेशर बना के रखती है। तो एग्ज़ाम सेंटर में उनकी क्या साइकी रहनी चाहिए, क्या माइंडसेट रहना चाहिए, कैसे टाइम को मैनेज करे,
किन चीज़ों पर फोकस करे जब वो खास करके अपेयर हो रहे हैं फाइनली? सर एग्जाम सेंटर की बात है तो हमें पहले तो फ्री माइंड होके जाना चाहिए, ऐसा मतलब इतना लोड नहीं लेना चाहिए, किसी भी चीज का प्रेशर नहीं रखना चाहिए, आराम से हमें कूल माइंड होके जाना चाहिए। और फिर अगर पेपर की बात करें तो स्ट्रेटजी की बात करें तो सर पहले मेरा मानना है कि पहले आप जो पेपर वन है जिसमें ज्यादा टाइम लगता है, आप पहले उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर अगर आप किसी मैथ्स के क्वेश्चन में, जैसे इस बार के डीआई के क्वेश्चन थे जिसमें बहुत टाइम लग रहा था, बहुत टाइम टेकिंग थे, इस बार के बहुत लेंथी थे, कितने लोगों का डीआई छूट गए थे। तो लेकिन अगर अगर आपको मान लीजिए 5 क्वेश्चन अगर आपको डीआई के नहीं आ रहे तो आपको 5 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी क्वेश्चन पे ट्राई कीजिए। अगर आपसे वो नहीं हो रहा तो आप एक क्वेश्चन के पीछे ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने एक क्वेश्चन के पीछे 4 मिनट लगाए, 5 मिनट लगाए, तो फिर आपका जाहिर सी बात है कि बाद का पेपर नहीं हो पाएगा। तो आपका ऐसा होना चाहिए कि कम से कम आप हर क्वेश्चन को एक बार देख तो सके, मतलब एक बार फॉलो अप ठहरा सकें, ताकि अगर जो क्वेश्चन हो सकेगा आपका आगे वाला क्वेश्चन बहुत ईजी हो, जो आपको आता हो लेकिन वो आपका छूट गया। तो इसलिए पहले अपना जाके अपना फर्स्ट पेपर का टाइम दे, आधा घंटा कम से कम 1 घंटा उस पर टाइम दे। उसके बाद क्योंकि पेपर वन में भी यही होता है कि पेपर वन में ही मोस्टली जो टाइम लगता है वो लगता है। पेपर टू में तो ये है कि आपको सीधे अगर आंसर आता है तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। पेपर वन में तो सॉल्व वगैरह करने का होता है, तो उसमें टाइम लगता है। तो अगर आपके जैसे कि ये जो थ्योरीज वगैरह से होते हैं, जो व्यवहार वगैरह जो होते हैं, जिसमें मैथ्स को छोड़ के जो रीजनिंग पार्ट होती है, तो वो सब में भी ज्यादा टाइम टेबल नहीं होता। रीजनिंग मैथ्स में थोड़ा टाइम लगता है। तो पहले पेपर वन पे आप फोकस करें, वो अगर आपसे हो रहा है, जितने क्वेश्चन हो रहे हैं उसके मान लीजिए 10 क्वेश्चन हो रहे हैं, 20 क्वेश्चन हो रहे हैं, उतने कीजिए। उसके बाद आप पेपर टू पे शिफ्ट हो जाइए, फिर पेपर टू के सॉल्व कीजिए। फिर अगर आपके पास टाइम बचेगा लास्ट में तो फिर आप आके पेपर वन का जो क्वेश्चन आपके छूटे वो कंटिन्यू कीजिए। तो मेरी तो सर यही स्ट्रेटजी थी, क्योंकि मेरे डीआई के क्वेश्चन स्टार्टिंग में बहुत टाइम लग रहे थे तो मैंने छोड़ दिए थे, मैंने सोचा था बाद में करूंगा। फिर पेपर टू पे शिफ्ट हो गया, फिर मैंने पेपर टू के पूरे सॉल्व किए क्वेश्चन। उसके बाद फिर सर पेपर वन पे आके मैंने डीआई के क्वेश्चन सॉल्व किए। मोटा मोटा जो आपने बात की ना उसका क्रक्स ये है कि अगर कोई क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो उन पे टाइम वेस्ट मत करें, जहाँ तो वो आ रहे हैं जहाँ आपको नहीं आ रहे हैं। जी ठीक है, खास करके पेपर वन में जो जी कैलकुलेशन वाले हैं अगर वो आपका टाइम खा रहे हैं, नहीं जल्दी सॉल्व जी हो जी रहा, उसको छोड़ दो, वहीं पर एंड में करना। इससे बेटर है कि जो क्वेश्चन ईजी और आपको आते हैं वो आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, यही आपकी मेन जी। सजेशन है इसमें। आप आपके पेपर टू में ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप हर क्वेश्चन को एक बार कम से कम देख लें। उसके बाद अगर आपसे अगर नहीं होगा उसके बाद आप छोड़ते जाओ, क्योंकि हो सकता है कि बहुत इजी क्वेश्चन भी आपसे छूट जाए बाद में, तो बहुत फिर वो आपका नुकसान हो सकता है उसमें। मैं यहाँ पर एक चीज़ जो ऐड ऑन करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, सबसे पहले पेपर सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, चाहे पेपर वन पकड़ रहे चाहे पेपर टू, उनकी कन्वीनियंस है। ठीक है, जो क्वेश्चन आते हैं ना वो जी फटाफट अटैम्प्ट करते जाएं, जितने आते हैं वो, कि मैं इसमें 100% श्योर हूँ और इस क्वेश्चन को मैं दोबारा देखने भी नहीं पाला, वो सारे सॉल्व कर लीजिए। फिर बाकी के बच्चे जिसमें आपको डाउट्स है जो आपने सॉल्व नहीं किए उस पर टाइम दीजिए। तो मुझे लगता है इससे बहुत ज़्यादा सुकून भी मिलता है, क्योंकि आप जब पेपर शुरू करते हो एक अलग ही प्रेशर में हो और आप पहले 20 क्वेश्चन अपने ख़राब कर रहे हो। ठीक है, तो आप डर जाओगे, आगे के क्वेश्चन भी नर्वसनेस में अच्छे नहीं कर पाओगे। तो शुरुआत ही पॉजिटिविटी से करो, अच्छे क्वेश्चन आपके होते गए जो आपको इजी लग रहे हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा, तो एक मोमेंटम बन जाएगा आपका, फिर अच्छे से जी आगे भी एग्ज़ाम सॉल्व करोगे। तो और कुछ कहना चाहते हो लास्ट फाइनली, फिर हम इंटरव्यू क्लोज करते हैं। सर। जी सर मैं तो सबसे पहले आपका थैंक यू कहना चाहूंगा सर एडी सीकर को ही, जिसकी वजह से मुझे बहुत हेल्प मिली है एग्जाम के। क्योंकि जब मैंने जो 2 नेट दिए थे तो उस टाइम पे मेरा नहीं हुआ था, नेट नेट क्लियर हुआ था, जीआरएफ नहीं हुआ था। तो फिर उसके बाद मेरे फ्रेंड लोगों ने सजेस्ट किया कि एडीओसी का चैनल बहुत अच्छा है, तो मैंने भी आपके 1-2 वीडियोस पहले देखे थे बट उतना डेडिकेटली फॉलो नहीं किया था। फिर उसके बाद से फिर मैंने इस एग्जाम में मैंने उसको पूरा एडिकेटली फॉलो किया, आपकी यूनिट वाइज, क्योंकि आपकी प्लेलिस्ट बहुत अच्छी बनाई हुई है यूट्यूब पे, कि अगर आप एक यूनिट का पढ़ना चाहते हो तो पूरे यूनिट के सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, उस हिसाब से थिंकर्स वगैरह थे। तो मैंने फिर वैसे फॉलो किया था, तो काफी हेल्प मिली सर को। और कोई भी क्वेश्चन तो सर डायरेक्टली आपके वीडियो से आए थे, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, गुलिक्स वगैरह के, जो कि बहुत हेल्पफुल रहे थे। तो वो सर मुझे बहुत हेल्पफुल मुझे लगा। और सर उसके लिए थैंक यू कहना चाहूंगा एडीसी कर, और आपने इस बोलने का मुझे मौका दिया उसके लिए भी सर थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक थैंक यू सो मच। मीटिंग क्लोज करते हैं हम। थैंक यू।